राजा पृथ्वीराज झील के पास ही पत्थरों के पास आकर रुक गए, जहां वो अंबिका से मिला करते थे। कठिन प्राकृतिक स्थितियों के कारण ये जगह अभी भी टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाई थी। वैसे भी झील के इस तरफ का इलाका राजा पृथ्वीराज की जागीर में लगता था और वो इसमें कोई भी परिवर्तन करने को राजी नहीं थे। वहीं पत्थरों पर बैठकर राजा पृथ्वीराज फिर से अपनी यादों में खो गए। झील के ठंडे पानी में नहाते हुए पृथ्वी का दिमाग एकदम शांत था। सुबह की थकान से उन्हें काफी राहत महसूस हो रही थी, पर वो इस बात से अनजान थे कि पानी के अंदर ही कोई वस्तु उनकी ओर बढ़ रही थी। अचानक ही उनका पैर पानी के भीतर किसी चीज ने पकड़ लिया और उन्हें नीचे खींच लिया। पृथ्वीराज पूरी तरह घबरा गए। इस झील के पानी में मगरमच्छ या ऐसा कोई भी जीव नहीं पाया जाता था जो इंसान को इस तरह खींच सके। पानी के भीतर उन्हें एक इंसानी आकृति दिखाई दी। उनके पैर पर उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी। पृथ्वी तेजी से सतह की ओर भागा। सतह पर आकर उसने एक गहरी सांस ली और अपने सामने देखा। पानी में सर निकाले अंबिका उन्हें देख रही थी। ये किस तरह का मजाक था अंबिका? पृथ्वी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए उससे पूछा। क्यों, डर गए क्या नंगे बहादुर? अंबिका ने हंसते हुए कहा। ऐसे तो कोई भी डर जाएगा। वो दोनों अभी भी पानी में ही तैर रहे थे। तो अपनी इस बहादुरी पर मेरे साथ मेरे घर चलने का दम भरते हो? अंबिका और गहरे पानी में पीछे की ओर जाते हुए बोली। तुम्हारा घर क्या पाताल लोक में है या भूत प्रेतों की बस्ती में, जो वहां जाने में डर लगे? एक बहुत बड़ा नंगा राजा एक जंगल की रहने वाली वनवासी को ब्याह कर लाना चाहता है। अब बहादुरी की जरूरत तो होगी ही। और इस मामले में तुम मुझे किसी से कमजोर नहीं पाओगी। पृथ्वी धीरे धीरे उसकी ओर तैरते हुए बढ़ने लगा। हालांकि अंबिका गले तक पानी में डूबी हुई थी, लेकिन झील का पानी काफी साफ था और पृथ्वी को साफ दिख रहा था कि पानी के अंदर अंबिका उसी की तरह बिना कपड़ों के है। अंबिका का पीछे की ओर तैरते हुए झील में और अंदर जाने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन पृथ्वी भी उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। जल्दी ही पृथ्वी और अंबिका पानी में आमने सामने थे। लेकिन तुम यहाँ किस तरफ से आई? अगर पत्थरों की तरफ से आई होती तो तुम्हारी आहट जरूर सुनी होती। मैंने दूसरी तरफ से तुम्हें देख लिया था, फिर वहीं से मैं पानी में तैरते हुए तुम तक आ पहुंची। अंबिका ने झील के एक तरफ इशारा करते हुए कहा। इशारा करने के लिए जब अंबिका ने हाथ उठाया तो उसके साथ उसका सीना भी पल भर को पानी से बाहर निकला और फिर पानी में समा गया। ऐसा लगा मानो डॉल्फिन मछली ने उछाल मार के गोता लगाया हो। पृथ्वी ने आगे बढ़कर अंबिका के दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़ लिया। अरे अरे, क्या करते हो? डूब जाओगे। तुम्हारे प्यार में तो मैं पहले से डूब चुका हूँ। इतना कहकर पृथ्वी पानी के भीतर ही अंबिका की छाती से लिपट गया। उसके पैर चप्पू की तरह चल रहे थे। अंबिका की हालत तुरंत ही खराब हो गई। उसके लिए हाथ और पैर दोनों की मदद से तैरना मुश्किल होता जा रहा था। अंबिका समझ गई कि गहरे पानी में ज्यादा देर तक रहना संभव नहीं होगा। वो तेजी से पथरीले किनारे की तरफ तैरने लगी। पृथ्वी अभी भी उससे चिपका हुआ था। उसका दूसरा हाथ अंबिका की कमर पर था। उसे वाकई में डूबने या तैरने किसी भी चीज का होश नहीं था। अंबिका अब थोड़े उथले पानी में आ गई थी। यहाँ पानी 3 से 4 फीट की ऊंचाई पे था। पैरों के नीचे जमीन का एहसास पाकर पृथ्वी अंबिका के नीचे पानी में चला गया। अंबिका की कमर पर पहने चांदी के करधन के घुंघरू ने उसके गालों को स्पर्श किया। उन घुंघरू के संगीत के बीच पृथ्वी के होंठ बांसुरी बजाने को तत्पर हो गए। पृथ्वी के होंठों से निकले पहले तराने में ही अंबिका की चीख निकल गई। पानी के भीतर पृथ्वी के मुंह के खेल और अंबिका की आहों की जुगलबंदी काफी देर तक चली। तभी अंबिका को ध्यान आया कि पृथ्वी काफी देर से पानी के भीतर है। उसने पृथ्वी के सिर को बालों से पकड़ा और तेजी से ऊपर की ओर खींच लिया। पृथ्वी तेजी से खड़ा हो गया और उसका बदन अंबिका के मुंह के सामने आ गया। अंबिका अपनी जीभ से उसे इस प्रकार साफ करने लगी जैसे जंगली बिल्लियां अपने पंजों को साफ करती हैं। अब झील का ठंडा पानी भी उन दो शरीरों की गर्मी को शांत करने में नाकाम हो चुका था। अगले ही पल अंबिका उथले पानी में इस प्रकार लेट गई कि उसका सिर ही बाहर था। पृथ्वीराज किसी मगर सा तैरता हुआ उसके ऊपर आया और उसके ऊपर डूब गया। पानी के भीतर प्रेम का यह एहसास अंबिका और पृथ्वी दोनों के लिए नया अनुभव था। थोड़ी देर में अंबिका पानी से बाहर निकल आई। इस पूरे अनुभव में ये पहली बार हुआ था कि
पृथ्वी ने अंबिका के शरीर को साफ देखा हो, नहीं तो उन्होंने अपना पूरा प्रेम मिलन पानी के भीतर ही किया था। पानी से गीला अंबिका का शरीर ऐसा लग रहा था मानो शहद से भरा शीशे का जार धूप में दमक रहा हो। अंबिका ने पृथ्वी को अपनी तरफ यूं घूरते हुए देखा तो उससे पूछा, ऐसे क्या देखते हो? अपनी नंगी बहादुरनी को। पृथ्वी ने उसी की शैली की नकल करते हुए कहा, धत। और अंबिका ने अपने शरीर को पृथ्वी से दूसरी तरफ मोड़ लिया। पीछे मुड़कर आवाज की दिशा में देखा, तब तक अंबिका धीरे से पानी में सरक गई और तेजी से आगे बढ़ने लगी। अंबिका का इस तरह निकल जाना अब पृथ्वी के लिए कोई नई बात नहीं रह गई थी। वो आगे बढ़ के अपने कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनकर वो ऊपर जाने ही लगा कि उसे भोला दिखाई दिया। यहाँ हो आप? अरे कुछ समय का होश भी है, घंटा भर हो गया आपको इधर आए हुए। आपके चक्कर में हम भी सुबह से भूखे बैठे हैं भैया। पृथ्वी को भी अब अपनी गलती का एहसास हुआ। लंच टाइम कब का निकल चुका था और भोला जब तक वो ना खाए भोजन नहीं करता था। ये पतिव्रता बहू वाली आदत छोड़ क्यों नहीं देते भोलाराम? कितनी दफा कहा है भूख लगे तो खा लिया करो, मेरा इंतजार ना किया करो। अब बचपन की आदत कहाँ बदलने जाएं बड़े भैया, आप ही कुछ सुधार कर लें अपने में, भोला ने बोला। और फिर पृथ्वी भोला को साथ लेकर अपने कैबिन की ओर निकल पड़ा। कैंप में मिशनरीज के सदस्य जुटे हुए थे। कर्ट की इज्जत कैंप में काफी बढ़ चुकी थी। वो कैंप के मजदूरों को संबोधित कर रहा था। तुम लोगों को अगर अपना जीवन बेहतर बनाना है तो इस तरह की कपोल कल्पना और उसकी मान्यताओं से बाहर आना होगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बस एक घटना है, उसका कोई देव असुर से संबंध नहीं है। तुम सब एक असली प्रभु की शरण में आओ और इन सब बेड़ियों से मुक्त हो जाओ। भोला और पृथ्वी उसकी बातें थोड़ी दूर पे मोटरसाइकिल रोक के सुन रहे थे। ये ससुरे और दिमाग खराब करते रहते हैं, अब सब हमारे त्योहारों के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, भोला ने रोष प्रकट करते हुए कहा। बाकी वो गलत भी नहीं कह रहे हैं भोलाराम। अरे भैया, ग्रहण की जो कहानियां हैं वो गलत हो सकती हैं, काल्पनिक हो सकती हैं, लेकिन उसके असर के बारे में हमारे पूर्वजों ने जो मान्यताएं स्थापित की हैं वो गलत नहीं हैं। चलो छोड़ो इन सबको, अभी तो मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। और इतना कहकर पृथ्वी ने मोटरसाइकिल को आगे बढ़ा दिया। कर्ट व उसके अनुयायी वैसे ही अपने मत का प्रचार प्रसार कर रहे थे और दूर खड़ा अभय उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था।